नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल रवि पारिक G3+ मोमपुरा में स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 9 की प्रश्नमाला एक संख्या पद्धति का दूसरा भाग 1.2 करेंगे। सबसे पहले इसका देखते हैं पहला प्रश्न। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वीडियो का ये भाग देखने से पहले आप इसका पहला भाग अवश्य देखें, जिसके अंदर मैंने संख्या पद्धति को पूरे विस्तृत रूप में आपको समझाया है। तो ये प्रश्न आप स्वयं ही क्लियर कर सकते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या की डेफिनेशन आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ क्या कह रहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो क्योंकि अपरिमेय संख्या सारी की सारी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है, इसलिए ये कथन क्या हो गया? सत्य। क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m प्राकृत संख्या है। यानी संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। तो संख्या रेखा के ऊपर ऐसे नहीं है, कुछ बिंदु रूट m के रूप में होते भी हैं, यानी जैसे n√2 n√3 ये भी संख्या रेखा के ऊपर होते हैं। लेकिन प्रत्येक बिंदु, तो यहाँ पे एक 0 है, 1 है, तो 1/2 भी है बीच के अंदर। तो इसका मतलब ये 1/2 है, ये रूट m के रूप में थोड़ी है। तो इसका मतलब कथन क्या हुआ? असत्य हुआ। प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में नहीं होता। उदाहरण लिख सकते हो आप, उदाहरण 1/2 1/3। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्याएं होती है। अब इस प्रश्न में डिफरेंस देखो। यहाँ कह है अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ये तो सही बात है कि अपरिमेय और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रश्न को उल्टा बोले कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो वो गलत हो गया, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती, परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। दोनों ही प्रकार की होती है वास्तविक संख्याओं में। तो यहाँ प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है नहीं, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती है। अतः कथन क्या हुआ? असत्य। ये कथन भी क्या था? असत्य कथन था। असत्य क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती है। क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जैसे अपरिमेय की मैंने परिभाषा बताई थी आपको कि जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और फिर एग्जाम्पल बताए थे, अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण बताए थे। √3, √2, √5, यानी ऐसी संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल नहीं हो। लेकिन यहाँ प्रश्न है, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो पूर्णांक तो हमारे पास क्या है? 4 भी पूर्णांक है, और 4 का वर्गमूल देखें तो क्या आया? 2, जो कि क्या है? परिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या है। अतः दिया गया कथन क्या है? असत्य है। इस तरह से एक एग्जाम्पल देके हम इसको अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। √4 है, √9 है, ये सारे के सारे 9 है, 4 है, पूर्णांक है, तो इनके वर्गमूल किए तो क्या है? परिमेय है, नहीं कि अपरिमेय। तो कथन क्या हुआ? असत्य। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्नमाला के। प्रश्न नंबर 3। √5 को संख्या रेखा के ऊपर आपको दिखाना है। भी क्या √5 है वो संख्या रेखा के ऊपर होता है? तो अगर होता है तो उसको आपको प्रदर्शित करना है। प्रश्न नंबर 3 है ये 1.2 का। √5 को नंबर लाइन के ऊपर प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए आपको वैसे कच्चा काम भी कर सकते हो। आपको कोई ज्यादा स्केल वगैरह की ऐसे नहीं कि नाप के आप 1 सेमी 2 सेमी ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी स्केल से आप इस तरह से इसको करोगे तो आप लिख देंगे इसके ऊपर। आप लाइन चाहे 2 सेमी की खींचे, 3 सेमी की खींचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ √5 है तो √5 को देखो हम किस तरह लिख सकते हैं? 2 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर। 2 की स्क्वायर यानी 4, और 1 की स्क्वायर 1, तो 4 और 1 √5 को ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ से देखने वाली चीज है कि ये 2 है ना, तो इसको कितना खींच लेंगे हम रेखा को? 2 सेंटीमीटर।
यहाँ से इसको मैं कोई बिंदु नाम देता हूँ ए, ये बी, और ये कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। लाइन जितनी भी खींच ली आपने कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 लिखना है आपको, इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर है, 2 cm। अब इसके ऊपर लंब खींचोगे आप, यहाँ पे क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम। पहला चाप 60 का होता है, दूसरा 120 का, और इनके बिल्कुल मध्य में यानी दोनों का सम विभाजन करते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और इसके ऊपर ये 2 सेमी है, ठीक इसकी आधी 1 सेमी, यानी यहाँ चाप काट दोगे और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, और यहाँ कोई बिंदु क्या दे देंगे, नाम सी दे देंगे। तो हमने देखा ए बी कितनी 2 और बी सी कितनी 1, क्योंकि 1 सेमी चाप काटा है यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर किसका, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए। दोनों तरफ अगर हम वर्गमूल करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √5, यानी √5 किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये 2 का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय है हमारे पास, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर, ये कर्ण स्क्वायर था यहाँ पर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। दोनों तरफ हमने क्या किया, वर्गमूल किया, दोनों तरफ वर्गमूल किया, तो ये कंडीशन बन गई हमारे पास √5 इसके बराबर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हमने प्राप्त किया, तो ये रेखा प्राप्त हुई। तो ये कितनी आई, 5। यहाँ √2 और √+1 का स्क्वायर, तो ये कितना प्राप्त होगा हमें, √5। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √5 प्राप्त हुआ, यानी ये जो परिणाम है हमारे पास ये कितना है, √5 है। ये तो हमारे पास देखो आधार और लंब है, क्या है, आधार और लंब। आधार और लंब का स्क्वायर अगर करेंगे हम तो ये कर्ण का स्क्वायर प्राप्त होगा। जो कर्ण का स्क्वायर है वो इसके वर्गों के योग के बराबर है, हमारे पास √5 है। तो यहाँ से हम √5 सेंटीमीटर का प्रकार खोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक √5 सेमी का प्रकार खोलेंगे और इसको इस तरह आगे घुमा देंगे। क्या करेंगे, आगे यहाँ घुमा देंगे, यहाँ इस तरह से, तो ये बिंदु हमारे पास प्राप्त हो गया। तो ये क्या है, 0, ये 0, ये बीच में 1 मान सकते हो, यहाँ 2, तो यहाँ तक आके ये पॉइंट क्या हुआ संख्या रेखा के ऊपर, √5। तो इस प्रकार हमने संख्या रेखा के ऊपर √5 को व्यक्त कर दिया। तो इस तरह से हम √, की संख्या को संख्या रेखा के ऊपर व्यक्त कर सकते हैं। अब कोई विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो सही है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आगे कर्ण का स्क्वायर कहाँ हुआ, ये तो 5 ही है। तो ये 5 है तो इसको कर्ण का स्क्वायर, यानी इसको आप ये लिख सकते हो √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर यही है, √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5। तो इस प्रकार ये उसी थ्योरम के आधार पर हमने कर्ण यहाँ देखा, तो कर्ण इसका क्या था, √5 था। तो हमारे पास √5 का हमने प्रकार खोल लिया। √5 का क्या खोल सकते हैं हम, प्रकार। तो प्रकार खोलने का मतलब वो दूरी हमने माप ली, √5 का हमारे पास मापन आ गया। अब आप √5 सेंटीमीटर का कहीं भी आर्क निकाल सकते हो, चाप काट सकते हो। तो यहाँ 0 से लेकर √5 तक की ये दूरी देखेंगे तो ये √5 पॉइंट यहाँ पर संख्या रेखा के ऊपर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह √3, √7 ये भी हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नमाला इसके बाद हम देखेंगे 1.3। Write the following in decimal form and say what kind of decimal expression each has। यानी इनका दशमलव प्रसार आपको बताना है और दशमलव प्रसार लिखना भी है दिए गए प्रश्नों के अंदर। दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याएं दी हुई है, उनका दशमलव प्रसार हमें लिखना है। अब दशमलव प्रसार हमें पता है भाई, या तो शांत होता है या फिर आवर्ती होता है। शांत या आवर्ती दशमलव, कोई भी संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या, उसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत, अपरिमेय संख्या का अशांत भी हो सकता है, या फिर
आवर्ती दशमलव। तो हमें पहचानना है कि किस तरह का दशमलव प्रसार होगा। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें 36/10 और 36/100। तो 36/100 है। जिस संख्या के नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं जितने जीरो हैं उतने अंकों के बाद यहाँ क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 0.36। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या है, ये शांत दशमलव संख्या। क्या है, शांत दशमलव। एक नियम भी है हमारे पास कि हर जो है, हर इसमें कितना है, 100 है। तो हर के अंदर 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं हो। एक तो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता ही है, तो एक की तो हम गणना ही नहीं करते। 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य संख्या अगर हर में नहीं है तो फिर उस संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा ही क्या होता है, शांत होता है। तो यहाँ 2 और 5 है क्योंकि 2 × 5 10, 2 × 5 10, 10 × 10 100, इसलिए शांत दशमलव है। 1/11। तो विभाजन क्रिया के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। 11 के अंदर 1 के अंदर 11 का भाग देंगे। तो देखो सर्वप्रथम 11 का भाग इसमें सीधा नहीं जाता, तो पहले ही हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाते हैं यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब दशमलव लगाने से भी क्या हुआ, अभी भी 11 का भाग इसमें नहीं जाता, तो एक 0 और लिख देंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। अब 11 9 99, सेम पोजीशन आ गई। बटे में क्या आया, 1 आया, तो फिर 0 लगाएंगे, फिर ये 0 लगाया, पॉइंट का 1 आ ही गया तो 0 पॉइंट लगा, इसलिए हमने नोट कर लिया। 0 लगा के 1 0 और ले लेंगे, 11 9 99। तो इसी तरह से भाग चलता रहेगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 0.090909 इस तरह से आएगा। या इसको लिख सकते हैं 0.09, इसके ऊपर आवर्ती। कितने अक्षरों की आवर्ती हो रही है, 0 और 9 की हो रही है, तो 0 9 बार बार आएगा। तो कैसा है ये, आवर्ती दशमलव, यानी कुछ अंकों की इसमें क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, तो ये आवर्ती दशमलव है। इसी प्रकार इसमें आप सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। पहले प्रश्न के भाग देके आप चेक कर सकते हैं कि शांत है, यानी पूरा पूरा भाग चला जाए तो इसका मतलब शांत है, नहीं तो ये आवर्ती दशमलव होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसका दूसरा। एक बटे 7 बराबर, ये हमें डिवाइड करके दिया हुआ है कि 1 में 7 का अगर भाग देते हैं तो ये आता है 0.142857 और ये बार बार इसकी फिर क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है 1 4 2 8 5 7 की। तो क्या आप प्रेडिकेट कर सकते हो या इस पैटर्न के द्वारा आप पता लगा सकते हो कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसके आधार पे आपको बताना है, बिना विभाजन के। विभाजन की लंबी प्रक्रिया हमें नहीं दोहरानी है। तो केवल हम इसमें से एक डिवाइड करके देखते हैं, चाहे एक में ही आप 7 का डिवाइड करके देख लो या फिर 2 के अंदर 7 का हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 2/7 हम देखेंगे तो 2 के अंदर 7 का भाग देंगे। पहले देखो पूरा नहीं जा रहा तो पहले पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे, तो 7 दूनी 14, कितना आ गया 6, 0 लगाएंगे, 7 8 56, 4 0 लगाएंगे तो 7 5 35, 5 0 7 7 49, 1 0 लगाएंगे, 7 एकम 7, 3 0 लगाएंगे, 7 चौके 28, 2 0 लगाएंगे, वापिस सेम पोजीशन आ गई, 20 बन गया। इसका मतलब वापिस यही अंक आएंगे हमारे पास, यानी 2/7 इज इक्वल टू 0.28574, 2857
ये 7 एकम 7 और फिर 7 चौके 28, पहले कितना है 7 5 35, फिर 7 एकम 7, फिर 7 चौके 28 और फिर वापिस बीच में 7 और रह गए, ये 5 के बाद 7 और फिर 1, ये आया 2 8 5 7 1 4, डिवाइड किया तो ये है हमारे पास। अब इन दोनों की आप तुलना करके देखो कि 1/7 का हमें दिया हुआ था कि ये आ रहा है 1 4 2 8 5 7, 2/7 का देखा तो क्या आया 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4। यहां से देखो ये रिपीटेशन इस तरह से हो रहा है, तो इससे हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अगर हम 3/7 का निकालेंगे, 3/7 का अगर हम निकालेंगे, केवल आप पहला अक्षर फाइंड करके देख लो कि 3 0 30 हो गया, 7 चौके 28, यानी पहला अंक हमारे पास क्या आया 4 आया, तो 4 के बाद फिर क्या आएगा 2 आएगा, 2 के बाद 8 5 7 फिर 1। इसी प्रकार 4/7 अगर हमें निकालना है, 4 पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं तो 40 बन जाते हैं, 7 5 35, पहला अक्षर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 5, तो 5 के बाद 7 फिर 1 फिर 4 फिर 2 और फिर 8, फिर वापस 5 आ गया। इसी प्रकार 5/7 निकालोगे तो 0.5 यानी 50 बन गया, 7 7 49, पहला अंक क्या है हमारे पास 7 1 4 2 8 5। 6/7 निकालोगे तो 0 पहले 6 6 0 60 बन गया, 7 8 56, पहला अंक हमारे पास क्या है 8, 8 8 के बाद क्या आएगा 5, फिर आगे से 7 1 4 2। तो इस प्रकार अगर हमें एक संख्या के अंदर कोई संख्या का भाग इस तरह से दिया हुआ है तो फिर उसके बाद आप क्रमवार वो निकाल सकते हो, जितने उसके जो शेष फल दिए हैं वो सारे के सारे ऊपर आ जाते हैं, 2 3 4 5 6 7, यानी क्रमवार वो हम एक डिवाइडेशन से सारे निकाल सकते हैं। लंबे विभाजन की हमें बार बार आवश्यकता नहीं है। आवर्ती दशमलव में दिया हुआ है, उसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी कक्षा 9 में भी आता है, 10 में भी आता है, 8वीं कक्षा से ही शुरू हो जाते हैं ये। आवर्ती दशमलव को आपको किस में चेंज करना है, परिमेय संख्या के रूप में चेंज करना है। तो 0.6 है, इसको 6 के ऊपर आवर्ती है तो कैसे लिख सकते हैं हम 6 6 6, इसको मान लेते हैं x बराबर 0.666, क्योंकि 6 के ऊपर आवर्ती है तो एक अंक की आवर्ती हो रही है बार बार। अब जितने अंकों के ऊपर आवर्ती है उतने 10 से यानी 10 से, एक अंक के ऊपर है तो 10 से, 2 अंकों के ऊपर आवर्ती हो तो 100 से गुणा करके हम इसको हल करते हैं। इसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे ये बन जाएगा 10x, इसको 10 से गुणा करेंगे तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा 6.666, ये समीकरण 2। 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 में से 1 यानी 10x में से 1x जाएगा, कितना आएगा 9x, तो इधर 6.666 में से 0.66 जाएंगे, तो देखो 0.66 जितने यहाँ है उतने ही यहाँ पर है। अब ये नहीं कि यहाँ तो 1 कम हो गया, उतने कैसे हैं, यहाँ 4 थे आपने 6.1 के पॉइंट इधर, तो ये क्या है अपरिमित संख्या है, यानी अपरिमित है यहाँ पर, हालांकि अपरिमेय संख्या नहीं है लेकिन यहाँ 0.666 है, ये अपरिमित रूप से अनंत बार है, ये 0.666 ये रुक नहीं रहा, आवर्ती है इसकी बार बार। तो समुद्र में से पानी बाल्टी निकालने वाली बात है, एक बाल्टी पानी समुद्र से निकाले तो उसमें पानी कम नहीं होता, उतना ही रहता है, यानी कुल मिला के
ये अनंत बार है, इसके अंदर 6 6 तो उसमें से जितने यहाँ है उतने यहाँ है, इसका मतलब वो कम नहीं हुए। तो ये 6 में से 0 जाएंगे तो 6 और 0.66 में से 0.66 जाएंगे तो 0 बचेगा। तो ये 6.0 बचेगा। यहाँ पे x बराबर 6 के डिवाइड में जाएगा 9, 6/9 काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, 2/3। तो 0.6 बार को हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में या p/q के रूप में 2/3। इसी का दूसरा एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ये 0.47 की बार है। तो माना x बराबर क्या है हमारे पास 0.4777 इस तरह से, क्योंकि केवल 7 के ऊपर आवृत्ति है तो ये 7 7 7 ऐसे आ जाएगा। तो वही बात है, इस एक अक्षर के ऊपर ही आवृत्ति है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो क्या आ जाएगा 10x बराबर 4.777 ये आ गया। अब एक तरीका तो ये है कि यहाँ से इसको घटा के भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ से क्या है, घटाओ में बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, यानी थोड़ा घटाओ, ये 4 में से 0 घटेगा, फिर आगे करेंगे कि किस तरह से इसको घटाएं, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आता है। तो एक तरीका इसका अच्छा तरीका करते हैं कि इसको समीकरण 1 लिख दिया मैंने 10x से मल्टीप्लाई करके एक बार। अब इसमें 2 अंक है, इसके बाद पॉइंट के 100 से गुणा दोनों तरफ करते हैं तो क्या जाएगा 100x, अपनी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक ही संख्या से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समीकरण वो की वही रहेगी। 100x बराबर 47.777 ये आ गया। इसको समीकरण 2 लिखते हैं। अब आपको घटाने में कोई समस्या नहीं आएगी, ये 0.77 में से ये 0.77 ये चले जाएंगे, इसमें से ये घट जाएगा। तो 2 में से 1 को घटाने पर 100x में से 10x जाएंगे 90x, 47.77 में से 0.77 में से तो ये चले गए, 47 में से 4 गए 43, सीधा x बराबर क्या आया 43, जो जिस गुणा में वो भाग में चली जाएगी 43/90। ये क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में इसको हमने लिख दिया, p/q के रूप में ही व्यक्त करना था। नेक्स्ट प्रश्न इसका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है कि 0.999 यानी 9 के ऊपर इसमें क्या है आवृत्ति है। तो 9 के ऊपर आवृत्ति है तो इसको p/q के रूप में व्यक्त जब करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, क्या हम उस आंसर से आश्चर्यचकित हो रहे हैं, इसके बारे में अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। तो हम एक बार आंसर निकालते हैं, फिर आप देखो कि उसमें क्या ऐसी बात है जिससे हम आश्चर्यचकित होते हैं। 0.9999 ये दिया हुआ है, 9 की आवृत्ति है तो x बराबर मान लेंगे, इसको माना x बराबर ये, तो p/q के रूप में व्यक्त करने पर इसमें कह रहा है कुछ ऐसा रिजल्ट आता है जिससे हम सरप्राइज होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। तो p/q में व्यक्त करने के लिए, क्योंकि एक ही अंक के ऊपर आवृत्ति है, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, 10 से गुणा करने पर 10 से x बराबर, अब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं एक अंक पॉइंट इधर आ जाएगा 9.99 ये आ गया। इसको समीकरण फर्स्ट कहेंगे, इसको समीकरण सेकंड। तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर इसमें से घटाएंगे, 10x में से x गया 9x, इसमें से ये जाएगा तो 9 में से 0 9 और 0.9 में से 0.99 गए 0 ही बचा, x बराबर आया 9/9 यानी कि 1। तो इससे क्या स्पष्ट हो गया कि ये 0.999 है, इसको हल करने पर बराबर में उत्तर क्या है, p/q में बनाने पर 1 उत्तर आया, यानी कि ये और ये दोनों बराबर है, 0.999 बराबर किसके हैं 1 के। तो हम इससे आश्चर्यचकित नहीं है, क्यों नहीं है भाई, आश्चर्यचकित नहीं है क्योंकि 0.9999 लगभग 1 के बराबर होता है। हम आपको जब भी पॉइंट वाली संख्या को छोटा करके लिखने की कहते हैं तो इसी तरह हमारा जो नियम है वो क्या है कि
कि पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में अगर तीसरा अक्षर 5 या 5 से बड़ा होता है तो इस अंक को क्या करते हैं, दूसरे अक्षर को एक बढ़ा देते हैं। तो इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये 9 से 10 बन गए, ये 9 से 10 बन गए, तो आगे आ गया ये पॉइंट 0, यानी इसको एक ही लिखा जा सकता है। इसके बाद आगे प्रश्नमाला में 1/17 है, उसका आपको एक्सप्रेशन करना है, तो 1 में 17 का भाग देना है। 5वें प्रश्न में आप दे सकते हो, दशमलव प्रसार उसमें आ जाएगा। इसके इसी प्रकार छठे प्रश्न के अंदर P/Q के रूप में संख्याओं को लिखकर हमें बताना है कि Q है वो निश्चित रूप से कौन सा गुण संतुष्ट करता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर शांत संख्याएं हैं तो Q है वो निश्चित रूप से क्या करता है, 2 की m या 5 की n, यानी m और n कोई भी घातें इसके गुणांक के रूप में ही होता है। हर के अंदर 2 या 5 होता है तो दशमलव वो क्या होता है, शांत दशमलव होता है। यही परिणाम निकलता है छठे प्रश्न के अंदर कि हर निश्चित रूप से अगर शांत दशमलव संख्या है तो वो 2 और 5 के गुणक के रूप में होता है या उनकी घातों के रूप में होता है। राइट 3 नंबर whose decimal expression non terminate non डिग्री, यानी कुछ ऐसे एक्सप्रेशन लिखने हैं जिनके जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो, अनावर्ती हो, यानी आवर्ती न हो। 7वें प्रश्न के अंदर है जिनके दशमलव प्रसार क्या हो, आवर्ती नहीं हो। तो आपको मैंने अपरिमेय संख्या का एक रूप बताया ही है कि 0.0100, ये इस तरह के प्रतिरूप हैं जो जिनके दशमलव प्रसार है वो क्या है, आवर्ती नहीं है। आवर्ती नहीं हो रही, देखो जैसे जैसे एक्सप्रेशन को आगे लिख रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ 4 जीरो की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये अनंत रूप से इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या का ऐसा रूप है जो आवर्ती नहीं हो रही है, जिसके अंदर इस तरह से कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद 8वां प्रश्न देखेंगे, 5/7 और 9/11, इन दो संख्याओं के बीच में आपको अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। दो संख्याओं के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो आप 5 में 7 का भाग दोगे, लंबी विभाजन क्रिया के द्वारा हम भाग देंगे तो क्या आएगा, भाग देंगे तो ये आ जाएगा पूरा। 5 में 7 का भाग दोगे। इसी प्रकार 9 में 11 का भाग दोगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, 0.81, इसकी आवृत्ति हो जाएगी, ये प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसमें ये प्राप्त होगा। भाग देने पर 5/7 में और 9/11 में भाग देने पर ये प्राप्त होता है। अब इन दोनों के बीच में हमें अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। अपरिमेय संख्याएं लिखनी है यानी जो 0.71 से बड़ी हो और 0.81 से छोटी हो। अपरिमेय संख्या का रूप आपको बता दिया, ये एक अपरिमेय संख्या का रूप है। तो 0.71 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 0.720, 72000, 72000, ये हो। इसी प्रकार 0.75 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। पॉइंट 800 ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये एक अपरिमेय संख्याएं के रूप हैं। और जो इन दोनों के बीच में, क्योंकि 5 में 7 का भाग दिया तो ये है 0.71, आगे बड़ी संख्या 9 में 11 दिया 0.81 और 0.71 के बीच में ये संख्याएं हैं। इसी प्रकार इसमें 9वां प्रश्न है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, यानी जो दिए गए नंबर है उनको प्रीमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान करनी है। इसमें कौन से अपरिमेय हैं और कौन से परिमेय हैं। 23, तो 23 आप देखो वर्गमूल में वो संख्या है जिसका पूरा वर्गमूल नहीं है। तो वर्गमूल में वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, कैसी संख्याएं होती है, अपरिमेय होती है। दूसरा इसमें दिया हुआ है 225, 225, जिसका हम वर्गमूल जानते हैं कितना होता है, 225 का वर्गमूल 15।
तो पूरा वर्गमूल हो गया। तो 15 हम जानते हैं कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कुछ इस तरह के उदाहरण भी दिए हैं, देखो 7.478478 आवर्ती दशमलव है ये। आवर्ती दशमलव को हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, इसलिए ये संख्या कैसी है, परिमेय संख्या। जिन्हें p/q के रूप में परिवर्तित किया जा सके वो परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार इसका अंतिम एक दिया हुआ ये 1.1001001000 ये आपको बता ही दिया कि ये अपरिमेय संख्या का एक रूप है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आप पूरी प्रश्नमाला 1.2 और 1.3 को कर सकते हो। लगभग मैंने इसमें प्रश्न आपको करवा दिए हैं और कुछ प्रश्नों की हिंट्स भी आपको बता दी है जो छोड़े हैं। फिर भी अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप प्रश्न संख्या लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।